दोस्तों नमस्कार। मैं हूं सुरेश और आप सभी लोग देख रहे हैं टेक्सटाइल एडवाइज़र। दोस्तों, आज के वीडियो में हम आपके साथ में डिस्कस करने वाले हैं स्ट्रक्चर एंड वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ एयरजेट लूम वेफ्ट इंसर्शन सिस्टम। तो गाइज, इसके पहले कि मैं डिस्कशन शुरू करूं, मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सभी लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ साथ में साइड में लगा हुआ बेल आइकन का बटन दबा दीजिए, जिससे कि मेरे आने वाले अपकमिंग वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहें। तो गाइज, जैसा मैंने आपको बताया, आज के डिस्कशन का टॉपिक है एयरजेट लूम के बारे में, कि एयरजेट लूम का वेफ्ट इंसर्शन साइकिल कैसे काम करता है और एयरजेट लूम का स्ट्रक्चर और वर्किंग प्रिंसिपल क्या होता है। तो आज इस टॉपिक के ऊपर मैं आप सभी लोगों के साथ में डिटेल में डिस्कस करने वाला हूँ। आप सभी लोग मेरे वीडियो के साथ में अंत तक जरूर बने रहिए, तभी सारा टॉपिक आपको अच्छे तरीके से क्लियर होगा। तो गाइज, डिस्कशन शुरू करते हैं। जो गाइस एयरजेट लूम होती है, तो एयरजेट लूम के अंदर जो वेफ्ट इंसर्शन होता है, तो कंप्रेस्ड एयर के द्वारा होता है। द वेफ्ट इंसर्शन इज कैरिड आउट विद द हेल्प ऑफ ए स्ट्रीम ऑफ कंप्रेस्ड एयर इन द एयरजेट लूम। गाइस, किसी भी एयरजेट लूम के अंदर वेफ्ट का इंसर्शन जो होता है शेड के अंदर, वो कंप्रेस्ड एयर की जो स्ट्रीम होती है, वो फाइन स्ट्रीम होती है, तो उसके द्वारा वेफ्ट इंसर्शन किया जाता है। द वेफ्ट इंसर्शन मेथड enables to achieve very high loom speed and good fabric quality। गाइस, जो एयरजेट लूम का वेफ्ट इंसर्शन मेथड होता है, तो उसकी सहायता से क्या होता है कि एक तो हमें लूम की बहुत हाई स्पीड प्राप्त होती है, और जो हमारी फैब्रिक क्वालिटी होती है वो भी बहुत अच्छी होती है। देयर वेरी लोएस्ट मेंटेनेंस कॉस्ट अपीयर्स इन एयरजेट लूम। गाइस, एयरजेट लूम के अंदर जो मेंटेनेंस कॉस्ट होती है वो भी बहुत कम आती है। हाई लूम एफिशिएंसी आल्सो अचीव्स इन एयरजेट लूम। और किसी भी एयरजेट लूम के ऊपर यदि आप अपने कपड़े को वीव करते हैं, तो आपकी जो लूम होती है उसकी एफिशिएंसी बहुत अच्छी आती है, जिससे आपका जो कपड़ा होता है, तो उसकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट होती है वो काफ़ी हद तक घट जाती है। गाइज, जो हमारी एयरजेट लूम होती है उसके कुछ डिसएडवांटेज भी होते हैं। तो इसका जो मेन डिसएडवांटेज होता है, द मेन डिसएडवांटेज ऑफ एयरजेट लूम इज हाई पावर कंजप्शन एंड एक्स्ट्रा कॉस्ट ऑफ कंप्रेसर एंड इट्स मेंटेनेंस। अब गाइस, क्योंकि हमारी एयरजेट लूम होती है, तो उसके अंदर हमें एक तो मशीन को ऑपरेट करने के लिए पावर की ज़रूरत पड़ती है, मतलब इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत पड़ती है। बट उसके अलावा जो आपकी वेफ्ट इंसर्शन के लिए कॉम्प्रेस्ड एयर यूज होती है, तो हमें जो एयर जनरेट करनी पड़ती है हाई प्रेशर की, या कॉम्प्रेस्ड एयर जनरेट करनी पड़ती है, तो उसकी भी एक बहुत बड़ी कॉस्ट आपके कपड़े के प्रोडक्शन में निकल के आती है। और दूसरा होता है कंप्रेसर। तो कंप्रेसर की जो कॉस्ट होती है वो एक्स्ट्रा होती है, तो वो भी आपके जो कपड़े का कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होता है उस पर असर डालती है। और फिर जब कंप्रेसर चलता है तो उसका मेंटेनेंस भी होता है, तो वहाँ पर भी आपकी फैब्रिक की मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट के ऊपर बहुत सारे प्रभाव पड़ते हैं। द नंबर ऑफ वेफ्ट कलर्स इज लिमिटेड। दूसरी बात जो डिसएडवांटेज होता है, तो वेफ्ट कलर आपके एयरजेट लूम के ऊपर लिमिटेड होते हैं। मेनली टैपेड शेडिंग मोशन इज यूज इन द एयरजेट लूम। गाइज, मेनली क्या होता है कि टैपेड शेडिंग के अंदर ज़्यादातर मोस्ट केसेज में जो शेडिंग मोशन होती है, तो टैपेड शेडिंग मोशन ही यूज की जाती है। उसका कारण ये होता है कि जो एयरजेट लूम की जो आरपीएम होती है वो बहुत हाई होती है, और उतने आरपीएम पे तो जो बेस्ट परफॉर्मेंस होती है वो आपकी टैपेड की ही होती है। और गाइज, जब हम क्या करते हैं, वी यूज डोबी और जैकार्ड शेडिंग, द लूम स्पीड गेट्स डिक्रीज्ड। जब हम लूम के ऊपर डोबी या जैकार्ड शेडिंग यूज करते हैं, तो जो हमारी लूम होती है उसकी स्पीड घट जाती है। यू कैन सी इन द बिलो पिक्चर। गाइस, अब मैं नीचे एक पिक्चर दिखा रहा हूँ, तो उससे आपको एयरजेट लूम के बारे में कुछ आइडिया होगा कि एयरजेट लूम कैसे दिखती है। गाइस, ये एक पिक्चर है एयरजेट लूम की। तो इसमें
यहाँ पे आप सिर्फ देख पा रहे हैं कि यहाँ पे आपको रीड दिख रही है, और यहाँ पे आपको रिले नोजल दिख रहे हैं, और जो रीड की प्रोफाइल होती है वो दिख रही है, और वेफ्ट पैसेज दिख रहा है कि कहाँ पे आपका वेफ्ट चलता है। तो गाइस देखिए, यहाँ पे ए, ये आपकी टॉप लेयर ऑफ द शेड होती है, और आपका देखिए बी, तो बी आपकी बॉटम लेयर ऑफ द शेड है। यहाँ पे सी, ये प्रोफाइल रीड है, ये प्रोफाइल रीड होती है। तो इसी के अंदर आपका वेफ्ट का धागा होता है, वो मूव करता है, मतलब इंसर्ट किया जाता है फैब्रिक के एक सेल्वेज से दूसरे सेल्वेज की तरफ। जब धागे को इंसर्ट करते हैं तो वो इसी रीड प्रोफाइल के अंदर ट्रेवल करता है। गाइस डी देखिए वेफ्ट पैसेज है, तो ये आपका वेफ्ट पैसेज है जो हमने आपको बताया, जो आपकी प्रोफाइल होती है रीड की। और ई आपका रेले नोजल है, तो ये रेले नोजल होते हैं। गाइस अब मैं आपके साथ में डिस्कस करता हूँ वेफ्ट यार्न पैसेज इन एयर जेट वेफ्ट इंसर्शन सिस्टम। मतलब एयर जेट वेफ्ट इंसर्शन सिस्टम के अंदर आपके वेफ्ट का पैसेज किस तरीके से होता है। तो गाइज देखिए यहाँ पे, द वेफ्ट यार्न पैकेज इज माउंटेड ऑन द क्रील। जो हमारा वेफ्ट यार्न का पैकेज होता है वो कौन भी हो सकता है, चीज भी हो सकती है, या स्पूल भी हो सकता है। तो वेफ्ट यार्न का पैकेज क्रिल के ऊपर माउंट किया जाता है। द नंबर ऑफ वेफ्ट पैकेजेस डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ वेफ्ट कलर्स गेटिंग यूज्ड इन द फैब्रिक। और लूम के अंदर जो हम नंबर ऑफ वेफ्ट पैकेज यूज करते हैं वो डिपेंड करता है कि आप अपने कपड़े के अंदर, वेफ्ट के अंदर कितने कलर यूज कर रहे हो। और गाइज द यार्न पैकेजेस आल्सो गेट्स इंक्रीज्ड व्हेन मोर देन वन टाइप ऑफ वेफ्ट कलर आर यूज्ड इन द फैब्रिक। तो ये होता है कि जो यार्न के पैकेजेज होते हैं वो इस बात पर भी डिपेंड करते हैं कि आप नंबर ऑफ वेब पैकेजेस किस तरीके से यूज कर रहे हैं। मतलब आपके कपड़े के अंदर जितने ज़्यादा वेफ्ट के कलर यूज होंगे उतने ही आपको वेफ्ट के पैकेजेस इस्तेमाल करने पड़ेंगे अपनी लूम के अंदर। नेक्स्ट, द वेफ्ट यार्न पासिस थ्रू द वेफ्ट एक्यूमुलेटर। और आपकी क्रील से जब आपका धागा आगे जाता है तो वो वेफ्ट एक्यूमुलेटर से पास होता है। और एयरजेट लूम के अंदर वेफ्ट एक्यूमुलेटर को वेफ्ट प्रीबाइंडर भी बोलते हैं। गाइस जो आपका वेफ्ट एक्यूमुलेटर या वेफ्ट प्रीबाइंडर होता है विच इंश्योर्स रेगुलर वेफ्ट सप्लाई एट कांस्टेंट टेंशन ड्यूरिंग वेफ्ट इंसर्शन। तो गाइस जब हमारा वेफ्ट इंसर्शन हो रहा होता है तो उस दौरान हमारा वेफ्ट प्रीबाइंडर या वेफ्ट एक्यूमुलेटर एक निश्चित टेंशन के ऊपर वेफ्ट की रेगुलर सप्लाई को बना के रखता है। फाइनली वेफ्ट यार्न एंटर्स इनटू द मेन नोजल एंड रेस्ट्स देयर। और अंत में क्या होता है कि आपका जो वेफ्ट का धागा है वो मेन नोजल के अंदर एंटर करता है और वहीं पर रेस्ट करता रहता है। तो गाइस ये तो हो गया आपका वेफ्ट पैसेज इन एयरजेट लूम वेफ्ट इंसर्शन सिस्टम। अब गाइस मैं आपको बताता हूँ कि जो आपकी एयरजेट लूम होती है उसके अंदर एयरजेट लूम का जो वेफ्ट इंसर्शन साइकिल होता है वो कैसे काम करता है। तो गाइस देखिए यहाँ पे एयरजेट लूम वेफ्ट इंसर्शन साइकिल। तो गाइस क्या होता है, when the reed moves toward the backdead center position and the dwell period of the slay gets begin। गाइस क्या होता है कि जब आपकी रीड बैकडेड सेंटर पोजीशन की तरफ जाती है, मूव करती है, और जो स्ले होता है वो डोयल पीरियड में एंटर कर जाता है। मतलब जब स्ले का डोयल पीरियड स्टार्ट हो जाता है, या यूं कहें कि जब आपका स्ले बैक डेड सेंटर पे जाके जैसे ही रेस्ट पोजीशन में आता है, द वेफ्ट इंसर्शन साइकिल बिगन्स। तो सेम टाइम पे आपकी जो वेफ्ट इंसर्शन साइकिल होती है वो स्टार्ट होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल द वेफ्ट ब्रेक ऑफ द वेफ्ट एक्यूमुलेटर गेट्स ओपन। तो सबसे पहले क्या होता है कि जो वेफ्ट प्रीबाइंडर या वेफ्ट एक्यूमुलेटर के ऊपर एक वेफ्ट ब्रेक लगा होता है, तो वो सबसे पहले ओपन होता है। नाउ द एयर सप्लाई ऑफ द मेन नोजल गेट्स स्विच्ड ऑन। और क्या होता है कि जो आपका मेन नोजल होता है उसकी जो एयर सप्लाई होती है वो ऑटोमेटिकली ऑन हो जाती है। द कंप्रेस्ड एयर स्ट्रीम इमर्जिंग फ्रॉम मेन नोजल ड्रैग्स द वेफ्ट यार्न इनटू द शेड। तो जैसे ही आपके मेन नोजल की सप्लाई ऑन होती है तो उससे क्या होता है कि कंप्रेस्ड एयर की स्ट्रीम निकलती है, एक धारा निकलती है कंप्रेस्ड एयर की। तो वो क्या करती है कि जो मेन नोजल के अंदर जो आपका यार्न रेस्ट कर रहा होता है वेफ्ट का,
तो उसको अपने साथ में ड्रैग करती है और शेड के अंदर ले जाती है। द वेफ्ट यार्न ट्रेवल्स थ्रू फिक्स्ड वेफ्ट पैसेज, और जो वेफ्ट का यार्न होता है तो वो एक फिक्स्ड पैसेज के अंदर मूव करता है, मतलब एक सेल्वेज से दूसरी सेल्वेज की तरफ जाता है। ए प्रोफाइल रीड इज यूज्ड फॉर दिस पर्पज एज शोन इन द बिलो स्कीमेटिक डायग्राम। तो गाइस मैंने नीचे एक डायग्राम दिखाया हुआ है, तो उससे आप अच्छी तरीके से समझ पाएंगे कि जो हमारा वेफ्ट का जो पैसेज होता है वो किस तरीके का होता है। तो यहाँ पे एक प्रोफाइल रीड यूज की जाती है, तो उसके अंदर एक पैसेज बन जाता है, तो उसी के अंदर से आपका वेफ्ट का धागा मूव करता है या एक सेल्वेज से दूसरी सेल्वेज की तरफ जाता है। नाउ द रिले नोजल्स एक्चुएट वन बाई वन आफ्टर ए फ्रैक्शन ऑफ सेकंड। गाइस सबसे पहले क्या हुआ कि आपके मेन नोजल में जो एयर ऑन हुई तो उसने वेफ्ट के धागे को शेड के अंदर ढकेला। अब इसके बाद में बिल्कुल फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के बाद में जो हमारा रेले नोजल होते हैं, तो बहुत सारे रेले नोजल लगे होते हैं और वो डिपेंड करता है कि आपके लूम के अंदर रीड स्पेस कितना यूज हो रहा है, तो उसी हिसाब से आपको रिले नोजल यूज करने होते हैं और उनके बीच में एक निश्चित गैप होता है। तो गाइज एक एक करके आपके रिले नोजल की जो ईयर होती है वो ऑन होती है, और जो रिले नोजल की टाइमिंग होती है वो टाइमिंग वगैरह सब कंप्यूटर में फीड की जाती है, तो उसी हिसाब से वन बाई वन आपके रिले नोजल ऑन और ऑफ होते हैं। एज द वेफ्ट जर्नी गेट्स कंप्लीटेड द वेफ्ट ब्रेक गेट्स क्लोज्ड इमीडिएटली एंड द एयर स्ट्रेच नोजल सक द टेल ऑफ द वेफ्ट यार्न। तो गाइज क्या होता है, जैसे ही हमारे वेफ्ट की जो जर्नी होती है या यात्रा होती है वो पूरी होती है, तो सेम टाइम पे आपका जो वेफ्ट ब्रेक था जो कि एक्यूमुलेटर के ऊपर लगा होता है वो इमीडिएटली क्लोज हो जाता है, और जो आपका इंसर्शन साइड होती है उसके अपोजिट साइड में जो आपका एंड होता है लूम का, तो वहां पे एक एयर स्ट्रेच नोजल लगा होता है, वो वेफ्ट के टेल को अपने तरफ सक कर लेता है, मतलब खींच लेता है। नेक्स्ट द रीड स्टार्ट टू मूव टुवार्ड द फेल ऑफ द क्लॉथ। तो इसके बाद में क्या होता है कि जो हमारी रीड होती है वो फेल ऑफ द क्लॉथ की तरफ मूव करना चालू करती है एंड बीट्स द लास्ट इंसर्टेड पिक, और जो लास्ट इंसर्टेड पिक होता है उसको बीट करती है। एज द रीड स्टार्ट टू मूव अवे फ्रॉम द फेल ऑफ द क्लॉथ द फिलिंग कटर कट्स द फिलिंग यार्न। और बीट करने के बाद में जैसे ही हमारी रीड फिर से बैक डेड सेंटर की तरफ मूव करना चालू करती है, तो उस टाइम पे जो हमारा फिलिंग कटर होता है या वेफ्ट कटर होता है वो वेफ्ट के धागे को कट कर देता है। दिस साइकिल इज रिपीटेड कंटिन्यूसली, और ये जो वेफ्ट इंसर्शन की साइकिल होती है एयर जेट लूम के अंदर वो कंटिन्यूसली रिपीट होती रहती है। यू कैन अंडरस्टैंड द वेफ्ट इंसर्शन साइकिल बाई द बिलो पिक्चर। गाइस नीचे मैंने एक स्कीमेटिक डायग्राम दिखाया हुआ है, तो उसके माध्यम से आप अच्छी तरीके से समझ पाएंगे कि जो हमारा वेब इंसर्शन साइकिल होता है एयर जेट लूम के अंदर वो किस तरीके से वर्क करता है। तो गाइस यहाँ पे देखिए स्ट्रक्चर एंड वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ एयर जेट वेब इंसर्शन सिस्टम। तो यहाँ पे मैंने एक स्कीमेटिक डायग्राम दिखाया हुआ है, तो इसके माध्यम से आप अच्छी तरीके से समझ पाएंगे कि जो हमारा एयर जेट लूम के अंदर वेब इंसर्शन होता है वो किस तरीके से होता है। तो सबसे पहले गाइस आप पार्ट्स के नाम जान लीजिए। आप यहाँ पे देखेंगे ए, तो ए आपकी वेफ्ट क्रील होती है, बी आपका वेफ्ट पैकेज है, आपका सी देखिए तो सी आपका ये वेफ्ट एक्यूमुलेटर या वेफ्ट प्रीवाइंडर होता है, और डी आपका वेफ्ट ब्रेक है ये, और ई आपका वेफ्ट यार्न है, ये आपका वेफ्ट यार्न है, और एफ आपका मैन नोजल है, तो ये आपका मैन नोजल होता है। गाइस जी आपका एयर फ्लो डायरेक्शन है, तो जहाँ पे आपकी एयर फ्लो हो रही है जिस डायरेक्शन में वो दिखाया हुआ है। आई आपका वेफ्ट पैसेज है, तो गाइस देखिए आपका आई कहाँ पे है, तो गाइस आपका ये वेफ्ट पैसेज होता है आई, और इसके बाद में फिर जे आपका एयर स्ट्रेच नोजल होता है ये, और के आपके ये सारे बहुत सारे रेल नोजल्स लगे हुए हैं, और एल आपका फिलिंग कटर होता है, तो ये यहाँ आपका आपका फिलिंग कटर लगा हुआ है। गाइस अब मैं आपको डिटेल में डिस्कस करता हूँ कि किस तरीके से आपका
जो वेफ्ट इंसर्शन साइकिल होता है या वर्किंग प्रिंसिपल होता है एयरजेट लूम का, वो किस तरीके से काम करता है। गाइस, द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ एयरजेट लूम इज वेरी सिंपल। तो किसी भी एयरजेट लूम का वर्किंग प्रिंसिपल बहुत सिंपल होता है। कंप्रेस्ड एयर इज यूज्ड टू इंसर्ट द थ्रेड इनटू द शेड। तो लूम के ऊपर शेड के अंदर वेफ्ट के यान को इंसर्ट करने के लिए कंप्रेस्ड एयर का प्रयोग किया जाता है। द मेन वेफ्ट इंसर्शन मैकेनिज्म इज जनरली माउंटेड एट लेफ्ट साइड इन द मोस्ट ऑफ द लूम। तो जो भी एयरजेट लूम होती हैं, तो उनके ऊपर, मोस्ट ऑफ द लूम के ऊपर, मतलब बहुतायत में लूम के ऊपर जो वेफ्ट इंसर्शन का जो मैकेनिज्म होता है वो लेफ्ट साइड में माउंट किया जाता है। द वेफ्ट यान पैकेज इज माउंटेड ऑन द क्रील। जो वेफ्ट यान का पैकेज होता है वो क्रील के ऊपर माउंट किया जाता है। देयर में बी 4 पैकेजेस माउंटेड ऑन द क्रील। गैस, जो हमारी ज़्यादातर क्रील सप्लाई की जाती है किसी भी एयरजेट लूम के लिए, तो उसकी जो कैपेसिटी होती है 4 पैकेज की होती है। आप उसके ऊपर 4 पैकेज यान के माउंट कर सकते हैं। दिस नंबर में आल्सो भी वेरी अकॉर्डिंग टू लूम स्पेसिफिकेशन। और ये जो नंबर ऑफ वेफ्ट पैकेजेस ऑन द क्रील होता है, तो ये लूम के स्पेसिफिकेशन के अनुसार वेरी भी कर सकता है। ए वेफ्ट टेंशनर एंड थ्रेड गाइड आर माउंटेड ऑन द वेफ्ट क्रील फॉर ईच वेफ्ट यान पैकेज। और गैस, जो हमारी वेफ्ट क्रील होती है, तो उसके ऊपर एक तो वेफ्ट टेंशनर माउंट किया जाता है और वहाँ पे एक वेफ्ट गाइड भी माउंट की जाती है, और वो हर पैकेज के लिए माउंट किया जाता है, मतलब फिट किया जाता है। द थ्रेड गाइड इम्पार्ट फिक्स्ड एंड सेफ पैसेज टू द वेफ्ट फॉरवर्ड द वेफ्ट एक्यूमुलेटर। तो जो थ्रेड गाइड होती है, तो उसका काम होता है कि वो एक फिक्स्ड और सेफ पैसेज बनाती है यान के लिए जो आपका एक्यूमुलेटर की तरफ जा रहा होता है। सिंस द वेफ्ट यान गेट्स अनबाउंड वेरी क्विकली ड्यूरिंग वेफ्ट इंसर्शन, सो दैट बैलून सेपरेटर इज आल्सो यूज्ड इन ईच वेफ्ट यान पैकेज। गैस, क्या होता है कि जो हमारी एयरजेट लूम होती है उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा होती है, तो वहाँ पर वेफ्ट इंसर्शन रेट भी बहुत ज़्यादा होता है। मतलब आप 1 मिनट के अंदर लगभग लगभग आप 2400 मीटर धागा, 2500 मीटर धागा इंसर्ट करते हैं अपने लूम के ऊपर। तो वहाँ पे जो वेफ्ट के यान की जो अनवाइंडिंग होती है वो बहुत तेज़ी से होती है। तो वहाँ पे जो धागा अनवाइंड होता है तब वहाँ पे बैलून फॉर्मेशन होता है। तो अगर हम बैलून सेपरेटर का प्रयोग नहीं करते हैं, तो जो अगल बगल के जो कोन होते हैं उनके बैलून आपस में टकराएंगे और आपके वेफ्ट के धागे टूटने का डर रहता है। तो इसलिए वहाँ पे हम बैलून सेपरेटर का कील के अंदर प्रयोग करते हैं। द वेफ्ट एक्यूमुलेटर कम्स इन द नेक्स्ट। गाइस, इसके बाद में वेफ्ट एक्यूमुलेटर आता है। इट इज माउंटेड ऑन द स्क्वायर एंड राउंड पाइप फ्रेम। तो जो वेफ्ट एक्यूमुलेटर होता है, या तो वो स्क्वायर पाइप के फ्रेम पे माउंट किया जाता है या राउंड पाइप के फ्रेम पे माउंट किया जाता है। द एक्यूमुलेटर इज फास्टेंड ऑन दिस फ्रेम। और इस एक्यूमुलेटर को ये हम लोहे के फ्रेम के ऊपर माउंट करते हैं। द नंबर ऑफ वेफ्ट एक्यूमुलेटर्स डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ कलर्स गेटिंग यूज्ड इन द फैब्रिक। तो लूम के ऊपर हम जो एक्यूमुलेटर या वेफ्ट एक्यूमुलेटर यूज करते हैं, तो उनकी संख्या इस बात पर डिपेंड करती है कि आप जो कपड़ा वीव कर रहे हो उसके अंदर, वेफ्ट के अंदर कितने कलर हैं या कितने काउंट के धागे हैं। दोनों बातों पर डिपेंड करता है, या तो नंबर ऑफ वेफ्ट्स गेटिंग यूज्ड इन द कलर और नंबर ऑफ yarn counts getting used in the weft yarn. This accumulator ensures continuous supply of weft yarn at constant yarn tension during weft insertion process. तो गाइस, क्या होता है कि जो हमारा वेफ्ट एक्यूमुलेटर होता है वो वेफ्ट इंसर्शन के दौरान आपके वेफ्ट यान का टेंशन कांस्टेंट रखता है और यान की सप्लाई को रेगुलर बनाए रखता है। accumulator also decide the required pick length in the air jet loom. तो गाइस, जो हमारा वेफ्ट एक्यूमुलेटर होता है या वेफ्ट प्रीबाइंडर होता है, तो इसका दूसरा काम ये भी होता है कि जो आपके लूम के ऊपर एक पिक के लिए यान की कितनी लेंथ कंज्यूम हो रही है, तो उसको भी ये हमारा वेफ्ट एक्यूमुलेटर डिसाइड करता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, यूज्ड रीड स्पेस इज मेजर्ड। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि जो रीड स्पेस हम यूटिलाइज कर रहे हैं, तो उसको हम मेजरिंग टेप की सहायता से नापते हैं। नाउ द पेरीमीटर ऑफ एक्यूमुलेटर ड्रम इज कैलकुलेटेड। इसके बाद में जो आपका वेफ्ट एक्यूमुलेटर है उसकी पेरीमीटर हम कैलकुलेट करते हैं या किसी मेजरिंग टेप वगैरह से हम नाप लेते हैं कि जो वेफ्ट एक्यूमुलेटर ड्रम है उसका जो
परिधि है वो कितनी है, नंबर ऑफ वेफ्ट कॉइल्स इज कैलकुलेटेड विद द हेल्प ऑफ अबव टू पैरामीटर्स। तो जो ऊपर मैंने पैरामीटर्स बताए, एक तो आपकी पिक लेंथ और एक आपकी एक्यूमुलेटर का जो ड्रम होता है उसकी पैरामीटर्स या परिधि। तो उसकी सहायता से हम कैलकुलेट करते हैं कि आपके एक पिक के अंदर जो नंबर ऑफ कॉइल्स हैं जो एक्यूमुलेटर के ऊपर बाइंड हो रही हैं, वो कितनी कॉइल्स खर्च होंगी एक पिक लेंथ के लिए। दिस नंबर ऑफ कॉइल्स इज एंटर्ड इनटू द कंट्रोल कंप्यूटर। और जितने भी कैलकुलेशन के हिसाब से आपके नंबर ऑफ कॉइल्स आते हैं वेफ्ट के, वो कंप्यूटर के अंदर फीड किए जाते हैं। द नंबर ऑफ कॉइल्स शुड बी ए होल नंबर। गाइज यहाँ पे एक बात का जरूर ध्यान रखा जाता है कि आप जो कंप्यूटर में नंबर ऑफ कॉइल्स पर फीड कर रहे हो, तो वो हमेशा होल नंबर होना चाहिए। इफ आवर कैलकुलेटेड नंबर ऑफ वेफ्ट कॉइल रिक्वायर्ड इज नॉट ए होल नंबर, यदि आपका जो कैलकुलेशन के द्वारा जो नंबर ऑफ कॉइल्स पर पिक आया है वो होल नंबर नहीं है, द डायमीटर ऑफ द एक्यूमुलेटर ड्रम इज एडजस्टेड एंड होल नंबर इज फाइंड। तो हम क्या करते हैं कि जो हमारा एक्यूमुलेटर का ड्रम होता है तो उसका हम डायमीटर को एडजस्ट करते हैं। तो या तो हम उसको छोटा करेंगे या उसको बड़ा करेंगे और इस हिसाब से एडजस्ट करेंगे कि जो हमारा नंबर ऑफ कॉइल्स पर पिक है वो एक होल नंबर आ जाए। ए वेफ्ट ब्रेक इज आल्सो माउंटेड ओवर द एक्यूमुलेटर ड्रम। तो जो हमारा वेफ्ट एक्यूमुलेटर का ड्रम होता है उसके ऊपर एक वेफ्ट ब्रेक माउंट किया जाता है। व्हेन द वेफ्ट इंसर्शन टेक्स प्लेस, द कंट्रोल कंप्यूटर काउंट द नंबर ऑफ वेफ्ट कॉइल्स गेटिंग इंसर्टेड इनटू द सेड। तो गाइस जब हमारा वेफ्ट इंसर्शन शुरू होता है, तो जहां से वेफ्ट इंसर्शन शुरू होता है और जहां पे आपका खत्म होता है, तो उस दौरान जो हमारा कंट्रोल कंप्यूटर होता है वो गिनती करता है कि हमारे पिक लेंथ के लिए कितनी कॉइल लगी। तो एज द नंबर ऑफ कॉइल्स गेटिंग इंसर्टेड रीचेज द प्रीसेट वैल्यू, और जैसे ही जो हमारा कंजम्पशन हो रहा है वेब इंसर्शन के दौरान यान का, तो वहां पे जितने नंबर ऑफ कॉइल्स आपने फीड किए थे कंप्यूटर के अंदर पहले, तो उस वैल्यू के ऊपर जब आपकी जो फीडिंग लेंथ पहुंचती है नंबर ऑफ कॉइल्स की, तो द कंट्रोल कंप्यूटर सेंड्स ए कमांड टू एक्चुएट द वेफ्ट ब्रेक इमीडिएटली। तो जो हमारा कंट्रोल कंप्यूटर होता है वो कमांड सेंड करता है और जो हमारा वेफ्ट ब्रेक होता है वो एक्चुएट हो जाता है, मतलब वेफ्ट ब्रेक लग जाता है तुरंत के तुरंत। दिस वेफ्ट ब्रेक स्टॉप्स द वेफ्ट सप्लाई टिल नेक्स्ट कमांड। और ये जो हमारा वेफ्ट ब्रेक होता है तो उस सप्लाई को रोक देता है यान की, और यान को आगे की तरफ नहीं बढ़ना देता है। और ये कब तक रहता है, जब तक कि उसको नेक्स्ट कमांड नहीं मिलती है ओपन होने की। द वेफ्ट ब्रेक टाइमिंग इज आल्सो एंटर्ड इनटू द कंट्रोल कंप्यूटर। तो जो वेफ्ट ब्रेक होता है तो उसकी टाइमिंग भी कंट्रोल कंप्यूटर के अंदर फीड की जाती है कि कब हमारे वेफ्ट ब्रेक को खुलना है, कितने डिग्री पे खुलना है और कितनी डिग्री पे हमारे वेफ्ट ब्रेक को बंद होना है। गाइस ये पिक्चर दिखाई हुई है हमने यहाँ पे आपको, तो इस पिक्चर के माध्यम से आप कुछ चीज़ें जान पाएंगे। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये पीछे दिख रही है आपकी वेफ्ट क्रील है, और वेफ्ट क्रील के बाद में यहाँ पे एक टेंशनर लगा होता है और एक थ्रेड गाइड लगा होता है। तो टेंशनर क्या करता है कि धागे को थोड़ा सा टेंशन देता है जिससे कि कॉयल होते हैं यान के उनकी ओवरलैपिंग आपके एक्यूमुलेटर के ड्रम पर नहीं होती है। और जो हमारा गाइड होता है, थ्रेड गाइड होता है, वो एक फिक्स्ड और सेफ पैसेज देता है यान को एक्यूमुलेटर तक जाने के लिए। ये आपका है वेफ्ट एक्यूमुलेटर या वेफ्ट प्रीवाइंडर। तो यहाँ पे यान के कॉइल एक्यूमुलेट होते हैं और यहाँ पे ये ब्रेक लगा होता है। तो ब्रेक में एक पिन होती है, मैग्नेटिक वाल्व होता है, तो ये कंप्यूटर से जुड़ा होता है। तो इसका जो खुलना और बंद होना होता है वो कंप्यूटर के थ्रू ही होता है। गाइस द मैन नोजल कम्स इन द नेक्स्ट। तो इसके बाद में मैन नोजल होता है। दिस मैन नोजल इज कनेक्टेड टू द कॉम्प्रेस्ड एयर सप्लाई। और ये जो हमारा मैन नोजल होता है ये कॉम्प्रेस्ड एयर सप्लाई से जुड़ा होता है। द एयर सप्लाई ऑफ मैन नोजल गेट्स कंट्रोल्ड बाय कंट्रोल कंप्यूटर थ्रू मैग्नेटिक वाल्व। और जो हमारा मैन नोजल होता है तो उसकी जो सप्लाई होती है मैन नोजल की, तो उसका चालू होना और बंद होना वो एक मैग्नेटिक वाल्व से कंट्रोल किया जाता है। तो उससे ये जुड़ा होता है। एन एयर प्रेशर रेगुलेटर वाल्व रेगुलेट्स द एयर प्रेशर ऑफ द मैन नोजल।
और एक एयर रेगुलेटर वाल्व भी वहां पे लगाया जाता है जो कि मैन नोजल के एयर प्रेशर को कंट्रोल करता है। द वेफ्ट यान रेस्ट इनसाइड द मैन नोजल। गाइस, जो हमारा वेफ्ट यान होता है तो मैन नोजल के अंदर रेस्ट करता है। व्हेन द कंट्रोल कंप्यूटर सेंड्स ए कमांड टू द मैग्नेटिक वाल्व, और जैसे ही हमारा कंट्रोल कंप्यूटर मैग्नेटिक वाल्व को कमांड सेंड करता है तो क्या होता है गाइस, द एयर सप्लाई ऑफ मैन नोजल गेट्स स्विच्ड ऑन। तो मैन नोजल की जो एयर सप्लाई होती है वो चालू हो जाती है। द कॉम्प्रेस्ड एयर कैरीज द वेफ्ट यान इनटू द शेड। और जो कॉम्प्रेस्ड एयर होती है वो वेफ्ट के धागे को शेड के अंदर एक सेल्वेज से दूसरे सेल्वेज की तरफ ले जाती है। गाइस, ये आपका मैन नोजल है, आप देख पाएंगे यहाँ पे। तो ये दो नोजल है यहाँ पे, एक इधर नोजल है, एक इधर नोजल है, और एक की सप्लाई इधर से जाती है, एक की सप्लाई इधर से जाती है गाइस। तो जो आपका वेफ्ट का धागा होता है इसी नोजल के अंदर रहता है, और जैसे ही आपकी एयर की सप्लाई यहाँ पे खुलेगी तो आपकी एयर बाहर की तरफ जाएगी, बहुत तेजी से निकलती है जेट से एयर। और जब जेट से एयर निकलती है तो वो एयर वेफ्ट के धागे को भी अपने साथ ले जाती है शेड के अंदर। द मैन नोजल alone cannot insert the weft yarn from one salvage to another salvage। गाइस, जो हमारा मैन नोजल होता है वो अकेले अपने आप वेफ्ट के धागे को फैब्रिक के एक सेल्वेज से दूसरे सेल्वेज तक नहीं ले जा सकता है। सो मैनी रिले नोजल्स आर माउंटेड ऑन द स्ले। तो गाइस, यही कारण होता है कि स्ले के ऊपर बहुत सारे रिले नोजल्स भी माउंट किए जाते हैं। दीज रिले नोजल्स आर कनेक्टेड टू द कॉम्प्रेस्ड एयर सप्लाई। और ये जो सारे के सारे होते हैं ये कॉम्प्रेस्ड एयर सप्लाई से कनेक्ट होते हैं एंड आर इंडिविजुअली कंट्रोल्ड बाय मैग्नेटिक वाल्व्स। और हर रिले नोजल के लिए एक मैग्नेटिक वाल्व लगा होता है। तो सारे इंडिविजुअल्स रिले नोजल की एयर सप्लाई मैग्नेटिक वाल्व्स द्वारा कंट्रोल की जाती है। दीज रिले नोजल्स आर नॉट एक्टिवेटेड टुगेदर। और ये जो सारे रिले नोजल्स होते हैं वो एक साथ एक्टिवेट नहीं होते हैं। व्हेन द मैन नोजल प्रोपेल्स द वेफ्ट यार्न इनटू द शेड। गाइस, जैसे ही हमारा मैन नोजल से जो एयर निकलती है और वो वेफ्ट के धागे को शेड के अंदर धक्का मारती है, द रिले नोजल्स सिचुएटेड नियर मैन नोजल एक्चुएट फर्स्ट। तो जो हमारा रिले नोजल जो मैन नोजल के सबसे पास लगा होता है वो सबसे पहले ओपन होता है। एज द जर्नी ऑफ वेफ्ट यार्न प्रोग्रेसेस। जैसे जैसे आपके वेफ्ट की यार्न की जर्नी आगे बढ़ती है, द नेक्स्ट नोजल्स एक्चुएट एंड help to accelerate the journey of weft yarn toward the opposite side salvage। तो जैसे जैसे हमारे वेफ्ट की जर्नी आगे बढ़ती है तो आगे वाले जो रिले नोजल होते हैं वो चालू होते जाते हैं, उनकी एयर सप्लाई चालू होती जाती है। और जो वेफ्ट की जो इंसर्शन होती है, वेफ्ट की जर्नी होती है तो उसको एक्सीलरेट करती है। व्हेन द वेफ्ट यार्न रीचेज आउट ऑफ द शेड। और जैसे ही हमारा वेफ्ट का यार्न शेड के बाहर पहुंचता है, द वेफ्ट ब्रेक गेट्स क्लोज्ड। तो जो हमारा वेफ्ट ब्रेक था जो कि वेफ्ट एक्यूमुलेटर के ऊपर माउंट होता है वो तुरंत के तुरंत बंद हो जाता है। एंड द एयर स्ट्रेच नोजल सक द टेल ऑफ द वेफ्ट यार्न। और जो हमारा एयर स्ट्रेच नोजल होता है तो वो वेफ्ट यार्न को सक कर लेता है अपने अंदर। गाइस, ये रेले नोजल की पिक्चर होती है। तो ये जो डिजाइन होती है रेले नोजल की, तो इससे जब हवा निकलती है तो आप देख पा रहे हैं तो किस तरीके से निकलती है। देखिए गाइस, एक जो रेले नोजल होती है तो उससे क्या होता है कि हवा हर एंगल को तरफ जाती है, मतलब बाहर की तरफ निकलती है। और दूसरी वाली जो रेले नोजल होती है उसमें एक सेंटर पॉइंट पे हवा निकलती है, बाहर की हवा भी सेंटर पॉइंट पे आ जाती है। तो ये ऑल्टरनेट ऑर्डर में ये रिले नोजल फिक्स किए जाते हैं आपके स्ले के ऊपर। गैस, ए फिलिंग डिटेक्टर इज माउंटेड एट द स्ट्रेच नोजल साइड ऑन द रीड। गैस, जो हमारा फिलिंग डिटेक्टर होता है तो उसको रीड के ऊपर माउंट किया जाता है और वो स्ट्रेच नोजल की साइड में लगाया जाता है। इट डिटेक्ट्स द प्रेजेंस ऑफ वेफ्ट रेगुलरली। और हमारा फिलिंग डिटेक्टर ये चेक करता रहता है कि जो हमारा वेफ्ट यार्न है वो
आया या नहीं आया। इफ वेफ्ट यार्न इंसर्शन फॉल्स शॉर्ट और गेट्स फेल्ड, यदि हमारा जो वेफ्ट इंसर्शन है या तो उसकी लंबाई शॉर्ट पड़ जाती है, मतलब पूरी जो पिक लेंथ थी वो एक सेलवेज से दूसरे सेलवेज तक नहीं पहुंचती है, या पूरा का पूरा वेफ्ट इंसर्शन फेल हो जाता है, द फिलिंग डिटेक्टर स्टॉप्स द लूम इमीडिएटली। तो जो हमारा फिलिंग डिटेक्टर होता है वो लूम को इमीडिएटली स्टॉप कर देता है। व्हेन द वेफ्ट इंसर्शन गेट्स कंप्लीटेड, गाइज जैसे ही आपका वेफ्ट इंसर्शन कंप्लीट होता है, द रीड स्टार्ट टू मूव टुवर्ड द फ्रंट डेड सेंटर पोजीशन। तो जो हमारी रीड होती है वो फ्रंट डेड सेंटर पोजीशन या बीटअप पोजीशन की तरफ मूव करना चालू कर देती है, एंड बीट्स द लास्ट इंसर्टेड पिक, और लास्ट इंसर्टेड पिक को बीट करती है। एज रीड स्टार्ट टू मूव टुवर्ड द बैक डेड सेंटर पोजीशन, गाइज अब बीट करने के बाद में जैसे ही हमारी रीड फिर से बैक डेड सेंटर पोजीशन की तरफ मूव करना चालू करती है, द फिलिंग कटर कट्स द वेफ्ट यार्न। तो जो हमारा फिलिंग कटर होता है वो वेफ्ट यार्न को कट कर देता है। गैस अब मैं इस पिक्चर के माध्यम से बताता हूँ आपको कि जो हमारा वेफ्ट इंसर्शन होता है एयर जेट लूम के अंदर वो किस तरीके से होता है। तो यहाँ पे गैस होता क्या है, ये आपका वेफ्ट पैकेज है, ये वेफ्ट एक्यूमुलेटर है, और ये आपका वेफ्ट का यार्न है, ये मैन नोजल है, ये रीड प्रोफाइल है, मतलब इसी के अंदर से आपका धागा चलता है, और यहाँ पे ये एयर स्ट्रेच नोजल होता है। तो गाइस अब यहाँ पे देखिए कि ये वेफ्ट एक्यूमुलेटर होता है, तो ये जो यान का पिक होता है तो ये वेफ्ट के पिक की लेंथ को कंट्रोल करता है। तो ये जो नंबर ऑफ कॉइल्स दिख रहे हैं ये आप डिसाइड करते हैं, जितना आप रीड स्पेस यूज कर रहे हो तो उसी हिसाब से आप नंबर ऑफ कॉइल्स आप कंप्यूटर में फिट करते हैं। और यदि नंबर ऑफ कॉइल्स की जो संख्या होती है वो पूर्ण संख्या नहीं आ रही है तो आप क्या करेंगे कि यहाँ पे ये जो डायमीटर है आपके ड्रम का, ये है आपका एक्यूमुलेटर ड्रम, तो इसका डायमीटर आप कम ज़्यादा करके जो नंबर ऑफ कॉइल्स पर पिक है उसको एक पूर्ण अंक प्राप्त करते हैं। गैस अब यहाँ पे क्या होता है, देखिए ये आपका मैन नोजल है, तो जैसे ही आपका जो रीड है वो बैक डेड सेंटर पे पहुंचता है, तो यहाँ पे जो मैन नोजल की एयर सप्लाई होती है वो कंप्यूटर कमांड मिलती है उसको, तो वो तुरंत के तुरंत चालू हो जाती है। और जैसे ही चालू होती है तो बहुत तेजी से वेफ्ट का धागा ये जो रीड प्रोफाइल है इसके अंदर जाता है, और इधर की तरफ जाता है, मतलब लेफ्ट साइड से राइट साइड की तरफ जाता है। बट अकेला जो मैन नोजल होता है तो उसकी कैपेसिटी इतनी नहीं होती है कि वो वेफ्ट के धागे को एक सेलवेज से दूसरी सेलवेज तक अकेले अपने दम पर भेज दे। तो गाइस यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे देखेंगे आप ये रिले नोजल लगे होते हैं, ये रिले नोजल हैं। तो वेफ्ट इंसर्शन करते समय पर मैन नोजल ने तो आपके वेफ्ट के धागे को धक्का दे दिया सेट के अंदर। अब सबसे पहले क्या होता है कि आपका जो मैन नोजल होता है उसके नियर बाई में जो भी रिले नोजल होता है तो उसकी जो एयर सप्लाई होती है वो ऑन होती है, और बकाया सारे जो एयर और बकाया सारे जो रेले नोजल होते हैं उनकी सप्लाई बंद रहती है। बट फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के अंतराल के बाद में आपके एक एक करके सारे रेले नोजल की सप्लाई ऑन होती है। पहले आपका इसकी होगी, फिर इसकी होगी, फिर इसकी होगी, फिर इसकी होगी, तो ऐसे ही बंद और चालू होते हैं। तो आपका जो वेब का धागा होता है वो पिकिंग साइड से और इधर जो आपकी दूसरी सेल्वेज होती है वहां तक पहुंच जाता है, और जैसे ही आपका वेब का धागा यहाँ पे बाहर निकलता है तो क्या होता है गाइस कि ये आपका एयर स्ट्रेच नोजल होता है, ये वेब के धागे को सक कर लेता है, यहाँ पे अपने अंदर खींच लेता है, और यहाँ पे एक कैच सेल्वेज भी लगी होती है, तो कैच सेल्वेज आपके वेब के धागे को ग्रिप कर लेती है और ढीला नहीं पड़ने देती है। गाइस यहाँ पे रीड के ऊपर एक फिलिंग डिटेक्टर लगा होता है, तो जब बीट अप पोजिशन पे आपकी जो रीड है वो आती है तो क्या होता है कि धागा आपके फिलिंग डिटेक्टर से टच होता है। यदि वहां पे धागा नहीं होगा तो वो टच नहीं होगा, और टच नहीं होगा तो आपकी लूम बंद हो जाएगी, क्योंकि उसको पता लग जाएगा कि आपके वेफ्ट के धागे का पूरा इंसर्शन नहीं हुआ है। या तो आपका वेफ्ट के धागे की लंबाई शॉर्ट पड़ जाए या कंप्लीट वेफ्ट इंसर्शन फेलियर हो जाए, दोनों ही केस में आपका फिलिंग डिटेक्टर आपकी लूम को बंद कर देता है।
गाइज इसके बाद में क्या होता है कि आपका जो रीड है वो टुवार्ड दी फ्रंट डेड सेंटर आना चालू हो जाती है, और जैसे ही आपकी रीड आपके लास्ट इंसर्टेड पिक को बीट करती है, उसके बाद में वहाँ पर ये जो आप देख रहे हैं ये फिलिंग कटर होता है, तो ये वेफ्ट के धागे को कट कर देता है और आपका वेफ्ट का धागा फिर से मेन नोजल के अंदर रेस्ट करने लगता है। तो गाइज इस तरीके से मैंने आप सभी लोगों के साथ में डिटेल में डिस्कस किया कि एयरजेट लूम किस तरीके से वर्क करती है, एयरजेट लूम के अंदर वेफ्ट का पैसेज किस तरीके से होता है, और एयरजेट लूम के अंदर जो वेफ्ट इंसर्शन साइकिल होती है वो किस तरीके से काम करती है, किसी भी एयरजेट लूम का जो स्ट्रक्चर और वर्किंग प्रिंसिपल क्या होता है। तो गाइस देख के बताइए मेरा वीडियो कैसा लगा। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक का बटन दबाएं, अपने दोस्तों में शेयर करें। और गाइज यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ साथ में साइड में लगा हुआ बेल आइकन का बटन दबा दीजिए, जिससे कि मेरे आने वाले अपकमिंग वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। धन्यवाद।